आप सभी को नमस्कार। और देश के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, भाई साहब नीमाराम जी, क्षेत्रीय प्रचारक, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी, मंत्री राज्यवर्धन जी, समिति के अध्यक्ष मोहन जी छिपा जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष राजेश गौतम जी, और मेरे सामने बहुत से वो लोग हैं जिनका मैं नाम लूं तो बहुत ठीक रहेगा, पर किसी का नाम रह जाएगा। ये कार्यक्रम ऐसा है कि यहाँ पर जो भी है बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में किसी के पद का महत्व नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति के जीवन को याद कर रहे हैं आज के दिन, जो बदलाव का भारत में बहुत बड़ा केंद्र बना है, एपी सेंटर ऑफ इपोकल चेंज, दीनदयाल उपाध्याय जी। उनका सोच, उनका विचार, उनका दर्शन आज जमीनी हकीकत है, पहले कल्पना थी। गत दशक में जो परिवर्तन आया है, अप्रत्याशित परिवर्तन आया है, अकल्पनीय विकास हुआ है, वो उनकी भावना के अनुरूप हुआ है। भाई साहब नीमाराम जी कह रहे थे कि इस मंच से मैं छोटी बात कर रहा हूं कि पानी हम कैसे पिए। माननीय सुदर्शन जी ने यह आह्वान किया था और मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उनका था कि पानी बिल्कुल नष्ट न हो तो गिलास में आधा ही डाला जाए। अब देखिए, भारत का प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, 3 दशक के बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त कर प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्तित्व है। 15 अगस्त 2014 को क्या कहता है? स्वच्छता अभियान। लोगों ने मजाक उड़ाया कि क्या भारत के प्रधानमंत्री को यह बात करनी चाहिए थी? कितनी बड़ी क्रांति बन गई। जो सोचा नहीं वो जमीनी हकीकत हो गया। इतने बड़े देश में हर घर में शौचालय की कल्पना करना आसान नहीं है, आज हकीकत है। और ये अकेला काम नहीं है, ऐसे अनेकानेक काम हुए हैं जिस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही है। 2014 के पहले भारत की स्थिति थी कि हमारी गिनती फ्रेजाइल 5 में होती थी। दुनिया के वो 5 देश, नीचे के पायदान से 5 देश जो दुनिया पर बोझ बने हुए थे, भारत में उनका नाम था। भारत चिंता का विषय बना हुआ था। 1989 में पहली बार लोकसभा का सदस्य बना, केंद्र में मंत्री बना। आंखों से 2 बातें देखी। एक, भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। भारत का सोना फिजिकल फॉर्म में हवाई जहाज के माध्यम से स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों में गिरवी रखा गया, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज डगमगा रहा था। 1 बिलियन के आसपास था। कितनी बड़ी चिंता का विषय था। आज फॉरेन एक्सचेंज 600 बिलियन से आगे है। आज हम फ्रेजाइल 5 से निकलकर, नीचे की 5 से निकलकर ऊपर की 5 में पहुंच गए हैं। हमने कनाडा को पीछे छोड़ा है, हमने फ्रांस को पीछे छोड़ा है, हमने उन लोगों को पीछे छोड़ा है जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया। ब्रिटेन,
आने वाले 2-3 साल में निश्चित रूप से जर्मनी और जापान भी हमसे पीछे रहेंगे और हम दुनिया में तीसरी उठाते हैं। और ये इतना बड़ा बदलाव इसलिए आया है कि जिस महापुरुष की पुण्यतिथि पर आज हम यहां हैं और उनके सोच को प्रधानमंत्री जी ने किस तरह अपनाया, उनकी मूर्ति का अनावरण करते हुए जो उन्होंने भाषण दिया और जो बातें कही, वो आज जमीनी हकीकत है। हम करते हैं कि महिला शक्ति, दीनदयाल जी का सोच था, सामाजिक क्रांति, समानता, समरसता, अंत्योदय तब तक नहीं आएगा जब तक माताओं बहनों का ध्यान नहीं दिया जाएगा। शुरुआत हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा जैसे प्रदेश में भारी बदलाव आया। शौचालय घर में होने से, विद्यालय में होने से फर्क पड़ा, पर आज हालात कितने क्रांतिकारी हो गए। गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, कर्तव्य पथ, दुनिया अचंभित हो गई। क्या नजारा था, नारी शक्ति का क्या प्रदर्शन था। उनका प्रभाव उस दिन सबसे अधिक था। आज लड़ाकू पायलट हूं, सेना में उनकी भर्ती है। जब चंद्रयान 3 जाता है तो महिलाओं का योगदान ध्यान आता है कि रॉकेट वुमन है वहां पर। यह बदलाव आया। 3 दशक से एक बड़ी पीड़ा थी। कई बार प्रयास हुए पर सफल नहीं हुआ, और वो प्रयास था कि नीति निर्धारण में, देश और राज्य का भविष्य निर्माण करने में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, कैसे लोकसभा और विधानसभाओं में उनको प्रतिनिधित्व मिले। आज ये हकीकत है। 20 और 21 सितंबर 2023 को लोकसभा और राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो। ये जमीनी हकीकत बनी है। आप अंदाजा लगाइए आने वाले समय में, नजदीक भविष्य में, जब भारत की लोकसभा में, हर विधानसभा में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व है 1/3 से ज्यादा होगा, क्योंकि 1/3 तो आरक्षित है, अनारक्षित में भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ा बदलाव आएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस कदम को आप बारीकी से देखिए। दीनदयाल जी का सोच था कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, आगे समानता नहीं आ सकती। ध्यान इतना रखा गया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जिनके लिए पहले से आरक्षण है, उस आरक्षण में भी 1/3 महिलाओं के लिए है। समाज के हर वर्ग का ध्यान दिया गया है, और ये बहुत अकल्पनीय, असाधारण, इपोकल डेवलपमेंट है। एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये सोचा, दुनिया में आज भारत की जो छवि है वो पहले कभी नहीं थी। भारत के पासपोर्ट की तरफ जो लोग देखते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो क्या सोचते हैं। जो हमें चेताते थे हमारे लिए, नीति निर्धारण करते थे, हमें बताते थे कि आप ऐसे सुधरो, वो आज हमसे राय लेते हैं। वो राय लेने का कारण है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड,
कोई कालखंड पहले ऐसा नहीं था जब हमें चेताया नहीं गया। हमें पड़ोसी देशों की तरह चेताया गया। पर गत 10 वर्ष में और आज के हालात में यह कहा जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा कि आज के दिन भारत विश्व में आर्थिक दृष्टि से चमकता हुआ सितारा है। इंडिया is a favorite destination of investment and opportunity। G20 के दौरान मैं उपस्थित था। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने कहा कि डिजिटाइजेशन के अंदर जो भारत ने 6 वर्ष में किया है वो 47 वर्ष में संभव नहीं है, दुनिया को अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? पृष्ठभूमि में जाइए। 2022-23 के आंकड़े देखिए। डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो अमेरिका में हुए, यूके में हुए, फ्रांस में हुए, जर्मनी में हुए, उन सबको एक साथ मिला लो, 4 से गुना कर दो तो भी भारत के ट्रांजैक्शन से वो कम है। दैट इज आवर अचीवमेंट। इट इज ऑन अकाउंट ऑफ दिस हिस्टोरिक डेवलपमेंट, गेम चेंजर डेवलपमेंट कि वर्ल्ड बैंक, IMF कहते हैं ये बातें। एक दूसरी बात देखिए, साधारण रूप से मोबाइल क्रांति आ चुकी है। शुरुआत में हम तो सब बाहर से मंगाते थे, आज हम बाहर भेजते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल यहां है और हमारे लोगों की योग्यता, शिक्षा जहां कम है वहां भी ज्यादा है कि पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन, एक व्यक्ति द्वारा इंटरनेट का डेटा कंजम्पशन यदि अगर हम देखें तो हमारा औसत है वो चाइना और अमेरिका दोनों को मिला लो तो भी उससे ज्यादा है। ये क्रांति आई है। इसका आधार है दीनदयाल जी का सोच, उनका दर्शन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, जिन्होंने कृषि के अंदर हमें इतना बड़ा योगदान दिया। ऐसे महान साइंटिस्ट उनको दिया, नरसिम्हा राव जी को दिया, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया। पर मैं कहता हूं कि ये बात यहां तक ही मत सोचिए आप। गत 10 वर्ष में भारत का जो नागरिक सम्मान है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उन लोगों को मिला जो इसके हकदार थे। सिफारिश से किसी को नहीं मिला। जब मिल गया तो लोगों ने कहा बहुत सही मिला, कोई कसर नहीं रखी। मैंने वो कालखंड देखा है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी, बहुत पहले उनको मिल जाना चाहिए था भारत रत्न। मैं लोकसभा का सदस्य था, केंद्र में मंत्री था जब ये फैसला लिया गया। तो आज के दिन जिस मापदंड से दिया जा रहा है, उस मापदंड का स्रोत, उस मापदंड का आधार दीनदयाल जी का सोच, उनका दर्शन ही है। आज के दिन जब भारत अमृत काल में है और हमारा अमृत काल भी आज के दिन गौरव काल है, पर हमें एक बहुत लंबी मैराथन शुरुआत की है। 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र होना है, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होना है, और वहां तक जाने के लिए सरकार के अलावा आम नागरिक की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इस मंच से भाई निम्मा राम जी ने जो बात कही है, उसी लाइन में 2-3 बातें कहूंगा। आर्थिक राष्ट्रवाद हम क्यों नहीं अपनाते? क्या अच्छा लगता है कि हमारे देश में दिए, कैंडल
काइट, फर्नीचर, कर्टेन, कपड़ा, खिलौने जैसी वस्तुएं बाहर से आई। क्या कुछ आर्थिक फायदे के लिए हम देश में जो ये वस्तुएं आती हैं उनको कम कर दें? इसके दो बहुत बड़े दुष्परिणाम हैं। एक तो जब वो बाहर से आती हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है और हम कुठाराघात करते हैं उन हाथों पर जिनको बनाने में यहां उनको रोजगार मिलता। हम कुठाराघात करते हैं उस एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो ऐसा करता। मेरा हर व्यवसायी से, हर उद्योगपति से, हर उनकी संस्थाओं से बहुत विशेष अनुरोध है। प्रधानमंत्री जी ने इसको दूसरा नारा दिया है, एक्सेप्टेबल दिया है, बी वोकल अबाउट लोकल। यदि अगर आज भारत का नागरिक संकल्प ले ले कि मैं जहां तक संभव है देश में निर्मित वस्तु का ही उपयोग करूंगा, तो हमारे आर्थिक भंडार के अंदर बहुत बढ़ोतरी होगी, करोड़ों हाथों को काम मिलेगा और बहुत बड़ी क्रांति आएगी। इसकी शुरुआत सरकार नहीं कर सकती। आज विश्व में सरकार बंधन में है। विश्व एक व्यापार है, एक मार्केट है जहां नीति चलती है, नियति चलती है, पर नागरिक को कोई नहीं रोक सकता। नागरिक ने ठान ली तो ये निश्चित होकर रहेगा। दूसरा, मुख्यमंत्री जी आपकी इजाजत से मेरा अनुरोध है कि हमारा कच्चा माल विदेशों में जाता है। दुनिया के विकसित देशों में ऐसा नहीं होता है। पारादीप पोर्ट पर चले जाइए, आयरन ओर की हवाई जहाजें, समुद्री जहाज जाएंगे। क्या औचित्य है कि हमारा रॉ मटेरियल बिना वैल्यू एडिशन के बाहर जाए? इसके भी दो दुष्परिणाम हैं। एक, वी आर हेल्पलेस कि हम वैल्यू एड नहीं कर सकते। जब हमें योग्यता है, पर जिसका रॉ मटेरियल पर कब्जा है वो कहता है मुझे तो तुरंत मुनाफा मिल रहा है और मैं इसको बाहर भेज रहा हूं। व्यक्ति के फायदे के लिए, आर्थिक फायदे के लिए देश का नुकसान करना राष्ट्रधर्म नहीं है। हमको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी प्रवृत्ति को हम अंकुश लगाएं, भावना जागृत करें, व्यापारी जगत को आह्वान करें। मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है जब मुझे पता लगता है अधिकृत जानकारी से कि भारत सरकार ने 2009 में $5 मिलियन एक विदेशी यूनिवर्सिटी को दे दिए। हमारी यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं दिए? एक बहुत बड़े समूह ने, व्यापारिक समूह ने $50 मिलियन दे दिए। मैं खास तौर से इस मंच से आग्रह करूंगा कि हमारे उद्योगपति, व्यापारी बंधु इस बात पर सोचें कि वी विल कीप राष्ट्रवाद सर्वोपरि। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, भारतीय होने में हमारा गर्व है, और जो अप्रत्याशित प्रगति की ओर हम बढ़ रहे हैं, विश्व अचंभित है, हमें प्राइड लेनी चाहिए। कुछ लोग समाज में हैं, मुट्ठी भर हैं, वो किरकिरी पैदा करते हैं। उनको नजर नहीं आता कि हमारा प्रजातंत्र जितना ज्वलंत है, क्रियाशील है, हर स्तर पर है, गांव से लेकर संसद तक है, उसको वो कलंकित करते हैं, बदनामी का प्रयास करते हैं। हमें उस समय चुप नहीं रहना चाहिए। हमारी चुप्पी, हमारा उसको कुंठित न करना लंबे समय तक हमारे कानों में गूंजेगा कि जब समय था तब हमने वो कर्तव्य क्यों नहीं निभाया। आज के दिन जब देखते हैं हर महीने, तो कुछ न कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिसकी कल्पना कभी नहीं की थी। 23 अगस्त 2023 स्पेस डे, चंद्रयान 3 चांद के उस कोने पर गया
जहां आज तक दुनिया का किसी देश का स्पेसक्राफ्ट नहीं गया है। चांद पर तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट भारत ने किया है, किसी ने नहीं किया। सितंबर के अंदर आए तो मैंने कहा कितना बदलाव हुए। महिला रिजर्वेशन कहते थे लोग, मंदिर बनाओगे तारीख नहीं बताओगे। आज सोचिए, 5 सदी की पीड़ा, 5 सदी का दर्द, पर कानून के हिसाब से हुआ, सांस्कृतिक विरासत के हिसाब से हुआ। किया जा सकता था दूसरे माध्यम से भी, पर भारतीय संस्कृति का जो मूल सिद्धांत है उसकी अनुपालना के साथ हुआ। 22 जनवरी कोई भूल नहीं पाएगा। देश नहीं दुनिया के अंदर हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है। राम राज्य के बारे में कहा गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब भारत के संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने 22 चित्र रखे। सबसे बड़ा चित्र है संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकारों से है। मुख्यमंत्री जी, उस चित्र, उसके ऊपर जो चित्र है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, राम सीता लक्ष्मण है, वो अयोध्या आ रहे हैं। कितना अच्छा सोच हमारे संविधान निर्माताओं का था कि उन्होंने हमारी सांस्कृतिक विरासत को हमारे सामने रखा। और जब हम कहते हैं कि समान नागरिक संहिता हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस भाग के ऊपर किसका चित्र है? उस भाग पर चित्र है कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। यदि चुनाव की बात करें भाग 15 में तो शिवाजी हैं। चुनाव का मतलब प्रजातंत्र, कहने का मतलब अब तक क्या होता रहा था कि जिस संविधान को हम लेते हैं, जो संविधान बिक रहा है उसमें चित्र नहीं है, पर जिस संविधान पर दस्तखत हुए हैं उनमें चित्र है। ये दीनदयाल जी की सोच थी। जब उन्होंने देखा कि समाज का विकास तब होगा जब आखिरी पंक्ति का व्यक्ति, उसकी मदद नहीं करनी है, उसको सशक्त करना है, एम्पावर करना है, और यही तो आज के दिन हो रहा है। यदि अगर हम देखें कि आज के दिन एक ऐसे वातावरण में हम रह रहे हैं जहां हर किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, सुअवसर मिलता है, वो आगे बढ़ सकता है। जो बाधाएं हमारे समय थी, जो बाधाएं लखाऊ जी आपके समय थी, राठौड़ साहब आपके समय थी, वो आज के नवयुग और नवयुक्ति के सामने नहीं है। आज धन का संकट कहीं नहीं है। आपके मन में एक विचार आना चाहिए। वो विचार का स्रोत दीनदयाल जी का दर्शन होना चाहिए, उनका सोच होना चाहिए। अंत में मैं किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि पहली बार भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री ने एक ऐसा कदम उठाया है जो किसान के लिए बहुत संतोष का विषय है। ईमानदारी के प्रतीक, गरीब और गांव के हिमायती, कृषि के बारे में दूरदर्शी सोच रखने वाले चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। चौधरी साहब ने सार्वजनिक जीवन में सर्वश्रेष्ठ मापदंड स्थापित किए। चौधरी साहब ने कभी ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे हम चिंतित हो। उनका सोच, उनका चिंतन बेबाक था। वो ग्रामीण वर्ग के सर्वमान्य नेता थे। चौधरी साहब किसी जाति और परिवार के नहीं है। मैं उनके पोते की सराहना करता हूं जिसने
राज्यसभा में कहा, मैं उनका पोता हूं पर वो सबके हैं, मैं सब में एक हूं। हम महापुरुषों को परिवार में नहीं सिमट सकते। इस बात को पहचान कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर ग्रामीण, हर किसान के दिल में एक स्थान प्राप्त किया। आगे मेरी एक अपील करना चाहता हूं, सबसे बड़ा बदलाव तब आएगा जब किसान दूरदर्शी सोच रखेगा। किसान बदलते हुई परिस्थिति में अपने बच्चों को ढालेगा। कृषि उत्पादक का व्यापार देश और दुनिया में सबसे बड़ा है। किसान उसमें ज्यादा भागीदार नहीं है। किसान अपने प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन नहीं करता। सब्जी हो, दूध हो, फल हो या गेहूं हो, चावल हो, नहीं करता है। किसान को आगे आना पड़ेगा, बदलते हुए समय को समझना पड़ेगा, अपने बच्चों को इस मामले में डालना पड़ेगा। उनकी आर्थिक व्यवस्था